नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व इतिहास में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी और इसके तहत हम इसको 3 चरणों में पढ़ेंगे। सबसे पहले अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उप उपनिवेशों में बसने के कारण और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, फिर उसकी घटनाएं, फिर उसका परिणाम। इस तरीके से हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उपनिवेशों में बसने के कारण और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अमेरिका की खोज एक आकस्मिक घटना ही थी। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से एशिया का जल मार्ग ढूंढने निकला था, परंतु वह नए संस्कार के पश्चिमी द्वीप समूह में पहुंच गया। उस समय ने तो कोलंबस और ने समकालीन ही ये जानते थे कि पश्चिम की ओर एशिया जाने से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी बीच में पड़ते हैं। अमेरिका की खोज करने और उसका पता देने का श्रेय कोलंबस को है। अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची नामक इटालियन के नाम पर पड़ा। उसने 1501 ईस्वी में ब्राज़ील तक की यात्रा की थी। वापस आने पर उसने अपने यात्राओं का इतना विशद वर्णन किया कि उसका नाम कोलंबस से भी अधिक लोकप्रिय हो गया और विद्वान लोगों ने इस अज्ञात क्षेत्र को अमेरिका के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अमेरिका ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाने में स्पेन अग्रणी रहा। अमेरिका में अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाने में स्पेन अग्रणी रहा। उन दिनों अमेरिका के ऊपरी क्षेत्र में 2 सभ्य जातियां एज़टेक और इंका निवास करती थी। एज़टेक लोगों का राज्य था मेक्सिको और इंका लोगों का राज्य था पेरू या पेरू। पंद्रह सौ 21 ईस्वी में स्पेन ने मेक्सिको को जीत लिया। 1533 ईस्वी में पेरू को जीता। उत्तरी अमेरिका में भी स्पेन वालों ने बस्तियां बसाने का प्रयास किया था, परंतु इस कार्य में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिल पाई। आज जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, उसकी पहली स्थायी बस्ती 1556 ईस्वी में सेंट ऑगस्टाइन ने बसाई थी और उसका नाम फ्लोरिडा रखा गया। यहाँ स्पेन वालों ने एक शक्तिशाली दुर्ग भी बनवाया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन और पुर्तगाल भी नए संसार में अधिकाधिक रुचि लेने लगे थे। इटली निवासी जॉन केबट ने इंग्लैंड की तरफ से लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड की खोज की। उसकी इस यात्रा से इंग्लैंड को उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप पर अपना अधिकार जमाने का अधिकार मिल गया। 1524 ईस्वी में वेराजोना फ्रांस का झंडा लेकर उत्तरी तट पर जा पहुंचा और कैरोलिना से न्यूफाउंडलैंड तक गया। एक अन्य फ्रांसीसी जैक कार्टी ने लॉरेंस नदी के रास्ते कनाडा में स्थित मॉन्ट्रियल तक के प्रदेश ढूंढे। अमेरिका से आने वाले धन धान्य से स्पेन काफ़ी समृद्ध होने लगा। स्पेन के शत्रु इंग्लैंड को उसकी समृद्धि से जलन होने लगी और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का समर्थन पाकर अंग्रेज समुद्री डाकुओं ने स्पेनी जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया।
परिणाम स्वरूप स्पेन और इंग्लैंड में भयंकर जल युद्ध लड़ा गया, जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा। इस पराजय के बाद स्पेन उत्तरी अमेरिका के तट के आधिपत्य के लिए अंग्रेजों के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सका। 1578 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने अपने अनुभवी सरदार हेम्फ्री गिलबर्ट को आदेश दिया कि वे दूर दूर तक के उन सभी प्रदेशों को बसाकर अपने अधिकार में कर ले जो अभी तक किसी ईसाई राजा के अधीन नहीं है। गिलबर्ट का साहसिक अभियान न्यूफाउंडलैंड तक गया, परंतु इसका यह अभियान असफल रहा और वापसी में गिलबर्ट की भी मृत्यु हो गई। इस घटना के 6 वर्ष बाद एलिजाबेथ ने सर वाल्टर रेले को उत्तर में सेंट लॉरेंस नदी और दक्षिण में फ्लोरिडा के बीच के प्रदेश में अंग्रेज बस्ती बसाने की अनुमति दी। इस क्षेत्र का नाम वर्जीनिया रखा गया। 1585 से 1587 के मध्य अंग्रेजों ने उत्तरी कैरोलिना के तट पर बस्ती बसाने का असफल प्रयास किया। 1606 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने लंदन और प्लिमथ यानी प्लायमेथ की कंपनियों को यह अनुमति दी कि वे कुछ निश्चित प्रदेशों में उपनिवेश बसाए और लाभ के लिए व्यापार करें। लंदन कंपनी को जो क्षेत्र दिया गया था वे आज के न्यूयॉर्क नगर सर दक्षिण में कैरोलिना तक फैला हुआ था। प्लेमिथ कंपनी को आज के उत्तरी न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क राज्य में पोटोमेक नदी के बीच का क्षेत्र दिया गया था। सोलह सौ 7 ईस्वी में कप्तान क्रिस्टोपस न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र के जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजों की पहली स्थायी बस्ती थी, जो कि लंदन की कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। यद्यपि इस पहली बस्ती के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कुछ ही दिनों में उनमें से 3/4 लोग मर भी गए, परंतु तंबाकू की व्यापारिक संभावनाओं ने शेष लोगों को जमे रहने की प्रेरणा दी। जेम्स टाउन की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे अन्य बस्तियां कायम की। 1620 ईस्वी में न्यू इंग्लैंड की काउंसिल की बस्ती को बसाने का आज्ञा पत्र मिला। 1629 ईस्वी में मैसाचुसेट्स कंपनी को आज्ञा पत्र मिला। यहाँ पर बसने आए आरंभिक लोगों को यात्री के नाम से पुकारा जाता है। ये लोग मेफ्लावर नामक एक छोटे से जहाज से वहाँ पहुँचे थे। ये सभी लोग प्यूरिटन थे और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन बिताने के लिए नए संसार में गए थे। 1632 ईस्वी में लॉर्ड बाल्टीमोर को उपनिवेश बसाने का आज्ञा पत्र मिला और उसने मैरीलैंड की बस्ती बसाई। 1633 ईस्वी में कैरोलिना उपनिवेश बसाया गया और 1681 में विलियम पेन ने पेंसिल्वेनिया बस्ती की नींव रखी। इस प्रकार उपनिवेशों की संख्या में वृद्धि होती गई। जो 13 उपनिवेश अंततः संयुक्त राज्य बने वे थे न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। ये 13 उपनिवेश थे उस समय। वर्तमान में अमेरिका में लगभग 51 उपनिवेश होने चाहिए। उपनिवेशों में बसने के कारण अमेरिका में वर्तमान में लगभग 51 स्टेट्स यानी राज्य होने चाहिए, उपनिवेश नहीं। उपनिवेशों में बसने के कारण अपनी मातृभूमि का त्याग और सामुद्रिक यात्रा के विषम कष्ट सहन करके अमेरिकी उपनिवेशों में आकर बसने के पीछे कई कारण थे। कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान में जो अमेरिका वास में जो निवास कर रहे हैं ना, उनके पूर्वज किसी समय इंग्लैंड से जिनका रिकॉर्ड ख़राब था, जैसे चोर डाकू वगैरह होते थे, उनको मतलब वहाँ से जहाज़ों में बिठा के बाहर भेज दिया गया और वो लोग आके अमेरिका में रहने लग गए।
अपनी मातृभूमि का त्याग और सामुद्रिक यात्रा के विषम कष्ट सहन करके अमेरिकी उपनिवेशों में आकर बसने के पीछे कई कारण थे। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना ने 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है यूरोप में होने वाले निरंतर और जनसंहारक युद्धों से मुक्ति की आशा। नंबर 2 है उस भयंकर परिपाटी से बचने की आशा जिसके अंतर्गत निर्धन लोगों को पकड़कर युद्धों में भाग लेने हेतु उनको अमीरों और सत्ताधारियों के हाथ बेच दिया जाता था। नंबर 3 है ये आशा कि नई दुनिया में पहुंचकर ईमानदारी से कारोबार का अवसर प्राप्त हो सकेगा और इसके द्वारा जो लाभ प्राप्त होगा उससे वे लोग अपनी संतानों के लिए मकान बना सकेंगे। और यह अभिलाषा की धार्मिक तथा सांप्रदायिक अत्याचार एवं उत्पीड़न से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से वे ईश्वर की आराधना कर सकेंगे, जहाँ पर न तो चर्च का ही दबाव होगा और न सरकारी कर्मचारियों का। अधिकांश यूरोपीय प्रवासी देश छोड़कर उपनिवेश में बसने वाले लोग, यानी उत्प्रवासियों का तात्पर्य है देश छोड़कर उपनिवेश में बसने वाले लोग ने अपना घर इसलिए छोड़ा था कि उन्हें यहाँ अधिक आर्थिक अवसर मिलेंगे। इस प्रेरणा को बहुधा धार्मिक स्वतंत्रता की लालसा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न से बचकर भागने के दृढ़ संकल्प ने और भी बल दिया। 1620 ईस्वी से 1635 ईस्वी की अवधि में इंग्लैंड के अधिकांश लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बहुत से लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता था। कुशल कारीगर भी किसी भांति ही अपनी जीविका चला पाते थे। खराब फसलों ने लोगों की कठिनाइयों को और भी बढ़ा दिया था। अतः ऐसे बहुत से लोग नए संसार में बसने को उत्सुक हो गए। परंतु ऐसे लोगों में भी कुछ ही ऐसे थे जो अपने परिवार का मार्ग व्यय तथा नए देश में जीवन प्रारंभ करने का भार उठा सके। अन्य लोगों का भार उपनिवेश स्थापित करने वाली कंपनियां उठाती थी। इसके बदले में उपनिवेशियों को एक निश्चित समय तक कंपनी के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। अवधि समाप्ति के बाद वे स्वतंत्र हो जाते थे। अमेरिकी उपनिवेशों में इस प्रकार की अवस्था में काम करने वालों को समाज में किसी प्रकार हीन नहीं समझा जाता था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की धार्मिक उथल पुथल ने भी बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ने के लिए विवश किया। मैसाचुसेट्स के समीप प्लिमिथ उपनिवेशों की स्थापना करने वाले प्यूरिटन अंग्रेज ही थे, जो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही इंग्लैंड से चले थे। मैसाचुसेट्स की स्थापना भी प्यूरिटन लोगों ने ही की थी। विलियम पेन और उसके साथ क्वेकरों ने धार्मिक दृष्टि से ही पेंसिल्वेनिया की स्थापना की। कैथोलिकों ने मैरीलैंड को आबाद किया। इस प्रकार उपनिवेशों में विभिन्न संप्रदायों के लोग अलग अलग क्षेत्रों में बस रहे थे। राजनीतिक कारणों ने भी लोगों को देश छोड़ने के लिए विवश किया। 1630 के दशक में इंग्लैंड के चार्ल्स प्रथम के स्वेच्छाचारी शासन से तंग होकर लोग उपनिवेशों में आ बसे, तो ओलिवर क्रॉमवेल के शासन में राजा के सहायक सरदार और उसके अनुयायी भाग्य आजमाने के लिए उपनिवेशों में आ बसे। जर्मन राजाओं की निरंकुशता ने बहुत से जर्मनों को उपनिवेशों में बसने को प्रेरित किया। इस प्रकार अनेक कारणों से प्रभावित होकर लोग उपनिवेशों की ओर प्रेरित हुए थे, परंतु उन सब में किसी न किसी प्रकार का असंतोष था और वे सभी लोग प्रारंभ से ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पुजारी थे। औपनिवेशिक विकास की सभी अवस्थाओं में एक आश्चर्यजनक विशेषता ये भी थी कि उन पर अंग्रेजी सरकार के प्रभाव और नियंत्रण का अभाव था। 1651 ईस्वी में ब्रिटेन की सरकार ने उपनिवेशियों के आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कानून बनाए, परंतु उन्हें लागू करने की पूरी चेष्टा नहीं की गई। अब क्रांति के कारण। अमेरिकी उपनिवेशों की क्रांति विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है और इतिहास में इसका अपना ही स्थान है। 13 उपनिवेशों में आबाद लोगों में काफ़ी भिन्नता थी और उनमें बहुतों को इंग्लैंड से कोई विशेष शिकायत भी नहीं थी। फिर भी परिस्थितियों ने उन्हें एकता के सूत्र में आबाद कर दिया और वे शक्तिशाली इंग्लैंड के विरुद्ध उठ खड़े हुए और अंत में इंग्लैंड के निरंकुश शासन से मुक्त होने में
सफलता मिली। उपनिवेशों के इस असंतोष का मुख्य कारण सामान्यतया इंग्लैंड की सरकार द्वारा उपनिवेशों पर लगाए गए विभिन्न करों को बताया जाता है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके असंतोष एवं विद्रोह के मूल में अन्य बहुत से कारण विद्यमान थे। उनमें से कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1 है उपनिवेशवासियों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका के 13 उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश लोगों में इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, बहुत से लोग धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर उपनिवेशों में आकर बसे थे। ऐसे लोगों को इंग्लैंड के चर्च तथा वहाँ की सरकार से कोई विशेष सहानुभूति या प्रेम नहीं था। अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय देशों के बहुत से लोग भी उपनिवेशों में आकर बस गए थे। उन लोगों से इंग्लैंड के लिए कोई विशेष सहानुभूति की आशा नहीं की जा सकती थी। 17वीं सदी में इंग्लैंड में सजा देकर भी अपराधी लोगों को इन बस्तियों में भेज दिया जाता था। जेल के अधिकारियों तथा जजों को प्रोत्साहित किया जाता था कि अपराधियों को दंड भोगने की बजाय अमेरिका जाकर बसने का अवसर दे। ऐसे लोगों की संतानों से इंग्लैंड के लिए प्रेम की आशा करना निरर्थक था। औपनिवेशिक विकास की सभी अवस्थाओं में एक आश्चर्यजनक विशेषता ये थी कि अपने निर्माण काल से ही उपनिवेश परिस्थितियों के अनुसार अपना विकास करने में स्वतंत्र थे। इंग्लैंड की सरकार ने जॉर्जिया के अतिरिक्त और किसी उपनिवेश को स्थापित करने में कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया और उनके राजनीतिक निर्देशन में क्रमशः ही हस्तक्षेप किया। अतः उपनिवेशों पर शुरू से ही इंग्लैंड सरकार के प्रभाव और नियंत्रण का अभाव था। इसके अलावा उस समय यातायात के साधन इतने खराब और अपर्याप्त थे कि इंग्लैंड और यह उपनिवेश एक दूसरे के संपर्क में अधिक न आ सके। इस प्रकार दोनों के पारस्परिक संबंध बहुत ही कच्चे थे और जब उपनिवेशों में इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हुआ तो उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। नंबर 2 है चारित्रिक भिन्नता। उपनिवेशों में रहने वाले लोगों और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों में काफ़ी चारित्रिक भिन्नता थी। ये ठीक है कि उपनिवेशियों की 90% जनसंख्या अंग्रेज़ों की थी, परंतु ये अंग्रेज इंग्लैंड के अंग्रेज़ों से भिन्न थे। इतिहासकार ट्रेवलियन ने लिखा है कि जहाँ अंग्रेज समाज पुराना था और उसमें पेचीदापन और कृत्रिमता आ चुकी थी, वहाँ अमेरिकन लोग अभी नए नए और सरल थे। उन्होंने अपनी सारी पूर्व धारणाओं और रीति रिवाजों को त्याग कर एक नया जीवन अपनाया था और वे अमेरिकी बन गए थे। इस प्रवृत्ति को अन्य राष्ट्रीय दलों और संस्कृतियों के सम्मिश्रण से जो साथ साथ हो रहा था और अधिक बल मिला। अंग्रेजों और अमेरिका के लोगों में धार्मिक मतभेद भी थे। उपनिवेशों के अधिकांश निवासी प्यूरिटन थे, जबकि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के चर्च के अनुयायी थे। उपनिवेशियों में समानता की भावना अधिक प्रबल थी, जबकि इंग्लैंड में अभी भी वर्ग भेद बना हुआ था और समाज में कुलीन वर्ग के लोगों की प्रधानता थी। इस प्रकार दोनों के दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न थे। नेक्स्ट है नंबर 3 उपनिवेशियों का स्वतंत्रता प्रेम। उपनिवेशों में आबाद लोग इंग्लैंड के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्साही और स्वतंत्रता प्रिय थे। उनमें जनतंत्र शासन पद्धति और स्वतंत्रता का इंग्लैंड के लोगों से भी अधिक प्रचार था। इसकी स्पष्ट झलक वर्जीनिया के प्रथम अधिकार पत्र में ही देखने को मिलती है, जिसमें जोर देकर कहा गया था कि बसने वालों को सभी स्वाधीनताएं, मताधिकार एवं रियायतें प्राप्त होगी, ठीक उसी तरह जैसी वे इंग्लैंड में जन्म लेने पर प्राप्त करते थे। ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांत था, परंतु जब इंग्लैंड की संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों को साम्राज्यवादी नीति के अनुरूप ढालने की ओर ध्यान दिया तो काफ़ी देर हो चुकी थी। इस समय तक बस्तियां स्वयं शक्तिशाली और संपन्न हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उपनिवेशी लोग भला ये कैसे गवारा कर सकते थे कि दूसरे लोग उनको ये सिखाए कि वे किस तरह अपना शासनाभार संभाले।
वे किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को त्यागने के लिए तैयार न थे। वे चाहते थे कि अपनी परिस्थितियों के अनुकूल कानून वे स्वयं ही बनाए। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे रूढ़िवादी और पुरानी लकीरों पर चलने वाले इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहते थे। नंबर 4 है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। उपनिवेशों की शासन व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी और उसमें कई प्रकार के दोष विद्यमान थे। शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग थे। नंबर 1 गवर्नर, दूसरा गवर्नर की कार्यकारिणी समिति और तीसरा है विधायक सदन अथवा असेंबली। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति सम्राट के अंतर्गत थी और वे विधायक सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। विधायक सदन में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे। कानून निर्माण और कर लगाने का अधिकार विधायक सदनों में उसके हाथ में था। ऐसी स्थिति में गवर्नरों के लिए जनता के प्रतिनिधियों का विरोध करना बहुत ही कठिन काम था। इसका एक अन्य कारण भी था। शासन कार्य चलाने वाले गवर्नर सहित लोगों का वेतन तय करने का अधिकार विधायक सदनों के पास था और कभी कभी वे अपनी इच्छानुसार किसी भी गवर्नर अथवा जज के वेतन को धनराशि की मांग को स्वीकृत कर देते थे अथवा उसमें कमी कर देते थे। उपनिवेशों के विधायक सदनों का यह रवैया इंग्लैंड की सरकार को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि इससे गवर्नरों और जजों की मान हानि तो होती ही थी, किंतु उनके अधिकार प्रयोग पर भी बंधन लग जाते थे और ये अधिकारी अपने आप को स्वतंत्रतापूर्वक काम करने में असमर्थ पाते थे। इससे स्पष्ट है कि गवर्नर का उत्तरदायित्व तो था, परंतु उसके अधिकार सीमित थे। दूसरी तरफ विधायक सदनों को अधिकार प्राप्त थे, परंतु उत्तरदायित्व का अभाव था। इस प्रकार शासक और शोषित वर्ग दोनों ही एक दूसरे से असंतुष्ट थे और दोनों के संबंध तनावपूर्ण बने हुए थे। नंबर 5 है उपनिवेशों की उपयोगिता भ्रांत धारणा। उपनिवेशों की स्थापना तथा उनकी उपयोगिता के संबंध में इंग्लैंड की सरकार तथा आम जनता एक भ्रांत धारणा से ग्रस्त थी। उनका मानना था कि उपनिवेश इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए है और इसी आधार पर वे उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना चाहते थे। इंग्लैंड के लोगों का मानना था कि जिस प्रकार बौद्धिक एवं सामाजिक परंपराओं से उपनिवेश इंग्लैंड के अधिक समझना चाहिए, परंतु उपनिवेशी इस प्रकार के विचारों को अधिक समय तक सहन करने को तैयार नहीं थे। वे अपने व्यवसाय और उद्योग का स्वयं ही प्रसार करना चाहते थे। इंग्लैंड के हितों की वृद्धि करने में उनकी रुचि नहीं थी। उनका कहना था कि क्या उन्होंने बाहुबल से उपनिवेशों की स्थापना नहीं की? क्या उन्होंने अपने ही कठिन परिश्रम से घने जंगलों तथा बीड़ों को साफ नहीं किया? क्या उन्होंने स्वयं ही अपनी शासन व्यवस्था का निर्माण नहीं किया था? वे ये मानते थे कि इंग्लैंड ने कई बार उनको खतरों से बचाया था, परंतु इसकी कीमत स्वतंत्रता नहीं थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड का शासक वर्ग ये चाहता था कि उपनिवेश अपनी धन एवं सत्ता की वृद्धि में सहयोग देते रहे। वस्तुतः अंग्रेज सामंतों, उनके परिवारजनों और कृपापात्रों को अमेरिकी उपनिवेश में बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती थी। सम्राट की तरफ से उनको भूमि के विशाल क्षेत्रों के आज्ञा पत्र मिलते रहते थे। अंग्रेज व्यापारियों की लाभपूर्ण दृष्टि भी अमेरिका के उपजाऊ कृषि क्षेत्र और कच्चे माल पर टिकी हुई थी। इसलिए अंग्रेज शासन अमेरिकी व्यवसाय और व्यापार को अपने अपने हित में मोड़ने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। अंग्रेज ये समझ नहीं पाए कि उपनिवेशवासियों और उनके हित एक समान नहीं हैं और उपनिवेशवासी उनसे रुष्ट हो चुके हैं। बस्तियों के व्यापार और शिल्पोद्योग के संबंधी कानून इंग्लैंड के लाभ की दृष्टि से ही पास किए जाते थे। इसको 3 समूहों में बांटा जा सकता है। वे कानून जिनके द्वारा पोत निर्माण और जलमार्ग के सामान ढोने पर प्रतिबंध लगाए गए, इसको नौ संचालन नियम यानी नेविगेशन लॉज कहते हैं। इन नियमों द्वारा ये निश्चित किया गया कि सामानों का आयात तथा निर्यात चाहे वह यूरोपीय देशों को हो अथवा इंग्लैंड को, अंग्रेजी जहाज़ों में ही हुआ करेगा और जहाज़ों के संचालक भी अंग्रेजी होंगे। चूँकि उपनिवेशियों को भी अंग्रेज मान लिया गया था, अतः उस समय उससे उपनिवेशों को लाभ ही पहुंचता था और उनके जहाज निर्माण उद्योग की आशातीत उन्नति हुई। दूसरे समूह में व्यापारिक अधिनियम ट्रेड लॉज थे। इन नियमों के अनुसार अमेरिकी उपनिवेशों में उत्पादित कुछ वस्तुओं का निर्यात केवल
इंग्लैंड को ही किया जाना था। ये वस्तुएं थी चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, चमड़ा एवं नौसैनिक सामान। इन नियमों से काफ़ी असंतोष फैला, क्योंकि यदि डच और फ्रांसीसी उन्हें अंग्रेज व्यापारियों से अधिक दाम देने को तैयार भी होते थे, तो भी उपनिवेशी उन्हें अपनी वस्तुएं नहीं बेच सकते थे। नियमों में यह भी प्रावधान था कि यूरोप को अमेरिकी वस्तुओं का निर्यात अथवा यूरोप से उपनिवेशों में आयात अंग्रेज व्यापारियों द्वारा ही हो सकता था। अतः इस आदान प्रदान का सारा मुनाफा अंग्रेज व्यापारी ही समेट लेते थे। तीसरे समूह में औद्योगिक अधिनियम यानी इंडस्ट्रियल एक्ट्स आते थे। इनके द्वारा उपनिवेशों के उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया गया था। उदाहरण के लिए 1679 ईस्वी में अमेरिका से ऊनी माल के निर्यात को बिल्कुल बंद कर दिया जाता था। 1732 ईस्वी में तैयार अथवा आधे तैयार दोनों प्रकार के टोपो हेड्स का निर्यात बंद कर दिया गया। 1750 ईस्वी में उपनिवेशों में लोहे के कारखाने स्थापित करने की मनाही कर दी गई। परिणाम स्वरूप उपनिवेशी अब लोहे की छड़ें भी नहीं बना सकते थे। ये सभी नियम इंग्लैंड के उत्पादकों के हित में पारित किए गए थे। यद्यपि उपयुक्त कानून अमेरिका के लोगों के लिए हानिकारक थे, फिर भी उस समय इनका जोरदार विरोध नहीं किया गया, क्योंकि इन कानूनों का कभी सख्ती से पालन नहीं किया गया और ऐसा किया जाना संभव भी नहीं था। ये सब नियम कागजी नियम बनकर रह गए और कानूनों के होते हुए भी उपनिवेशी अन्य देशों के साथ व्यापार करते रहे। उदाहरण के लिए 1733 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने सीरे का अधिनियम यानी कि मोलेसेज एक्ट, सीरे या सोरे का, इसके द्वारा उन समस्त व्यापारिक वस्तुओं पर चुंगी लगा दी गई जिनका निर्यात अमेरिकी उपनिवेशों में अमेरिका स्थित गैर ब्रिटिश क्षेत्रों को होता था। वस्तु स्थिति यह थी कि न्यू इंग्लैंड उपनिवेश फ्रांस अधिकृत पश्चिमी द्वीप समूह से व्यापार कर सीरा मंगवाता था। उस सीरे से शराब तैयार की जाती थी और शराब की बिक्री से न्यू इंग्लैंड काफ़ी लाभ कमाता था। अब उन्हें ब्रिटिश पश्चिमी द्वीप समूह से व्यापार करने को कहा गया, परंतु उपनिवेश वालों ने शुरू से ही इस नियम की परवाह न की और इस एक्ट को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। इंग्लैंड की सरकार के लिए उचित तो यही था कि वे या तो इन सभी कानूनों को हटा देती अथवा सख्ती के साथ लोगों से कानूनों का पालन करवाती। इनका बना रहना और लोगों द्वारा इनकी अवहेलना किया जाना एक जैसी प्रवृत्ति थी, जिसने उपनिवेशवासियों को इंग्लैंड की अवहेलना करना सिखा दिया। अतः जब जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में इन नियमों का सख्ती से पालन करवाने का प्रयास किया गया तो लोगों में विरोध उठना स्वाभाविक ही था। नंबर 6 है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। जिस समय अमेरिका में अपने उपनिवेशों की स्थापना में व्यस्त थे, उस समय फ्रांसीसी भी उत्तरी अमेरिका में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उन्होंने मिसिसिपी नदी पर अधिकार करके उत्तर पूर्व में क्वेबेक से लेकर दक्षिण में न्यू ऑरलियंस तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित करके अंग्रेजों को अपलेशियन पहाड़ के पूर्व की तंग पट्टी तक सीमित कर दिया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में 100 साल से भी अधिक समय तक अनिर्णायक युद्ध चलते रहे। 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी से 1763 ईस्वी के मध्य दोनों में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गए। युद्ध की शुरुआत यूरोप से हुई थी, परंतु अमेरिका में भी ये उतनी ही भयंकरता से लड़ा गया। अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेशों ने सब मिलाकर युद्ध के लिए इंग्लैंड को कोई विशेष सहायता नहीं दी। फिर भी इंग्लैंड को निर्णायक सफलता मिली और उत्तरी अमेरिका का विस्तृत फ्रांसीसी साम्राज्य इंग्लैंड के अधिकार में आ गया। सप्तवर्षीय युद्ध के दूरगामी परिणाम निकले। अब तक अमेरिका के उपनिवेश इंग्लैंड के साथ इसलिए लटके चले आ रहे थे कि उन्हें कनाडा में रहने वाले फ्रांसीसियों से हमेशा आक्रमण का भय बना रहता था और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड पर आश्रित रहना पड़ता था। परंतु सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया और उनके साथ ही फ्रांसीसियों के आक्रमण का भय भी जाता रहा। इसलिए अंग्रेज बस्तियों ने अनुभव किया कि अब इंग्लैंड के साथ चिपटे रहने में उन्हें कोई लाभ नहीं। अतः सप्तवर्षीय युद्ध के बाद बस्तियों के रुख में एकदम परिवर्तन आ गया और उन्होंने इंग्लैंड की शक्ति की अवहेलना करनी शुरू कर दी। इस संघर्ष में भाग लेकर अमेरिकी लोगों ने अंतरोपनिवेशिक सहयोग के संबंध में बहुत कुछ सीख लिया कि किस प्रकार सेनाएं और साधन
संगठित करके एक से उद्देश्य के लिए युद्ध किया जा सकता है। पृथक पृथक शासन करने वाले 13 विभिन्न राज्यों में एकता पैदा करने में अभी कुछ वर्ष का समय चाहिए था, परंतु इस ओर एक बड़ा कदम इस प्रकार उठ गया। इस युद्ध का एक परिणाम यह भी था कि उपनिवेशों को अपनी शक्ति का अनुभव हुआ। अमेरिका के भद्दे सैनिकों पर ब्रिटिश कितनी भी नोकझोंक क्यों न चढ़ाए, ये एक सत्य है कि औपनिवेशिक सेनाओं ने प्रत्येक युद्ध में सुशिक्षित ब्रिटिश सैनिकों के साथ साथ बड़ी योग्यता से काम किया था। अंत में इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति डगमगा उठी और नवविजित क्षेत्र को लेकर भी समस्याएं उठ खड़ी हुई। इन दोनों का विस्तृत विवरण अलग से किया जा रहा है, क्योंकि इनके कारण दोनों पक्षों में तनाव की खाई चौड़ी हो गई थी। नवविजित क्षेत्र की समस्या। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय के बाद उत्तरी अमेरिका का समूचा फ्रेंच क्षेत्र इंग्लैंड के अधिकार में आ गया। इस क्षेत्र में मुख्यतः कैथोलिक, फ्रांसीसी और आदिवासी रेड इंडियंस बसे हुए थे। अतः इंग्लैंड के सामने एक ऐसी नीति अपनाने की आवश्यकता पड़ी जिससे कि फ्रांसीसियों और रेड इंडियनों में आत्मविश्वास पैदा किया जा सके और साथ ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियनों को शुरू से ही अंग्रेजों से घृणा थी। वे फ्रांसीसियों को अधिक पसंद करते थे। दूसरी तरफ उपनिवेश इस विशाल विजित क्षेत्र में अपनी तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ स्वयं लाभ उठाने पर तुले हुए थे। इस प्रकार यहाँ इंग्लैंड की सरकार का उपनिवेशों के स्वार्थ से संघर्ष हो गया। नई भूमि की आवश्यकता के कारण विभिन्न उपनिवेशों ने यह दावा किया कि पश्चिम में मिसिसिपी नदी तक अपनी सीमा बढ़ाने का उन्हें अधिकार है। इंग्लैंड की सरकार को यह भय था कि उपनिवेशियों के नए क्षेत्र में जाकर बसने से वहाँ के मूल निवासियों यानी रेड इंडियन के साथ कहीं युद्धों का सिलसिला न आरंभ हो जाए। अतः वे चाहती थी कि रेड इंडियनों को शांत होने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए और उपनिवेशों के मध्य भूमि वितरण का काम धीरे धीरे होना चाहिए। इसलिए 1763 ईस्वी में एक शाही घोषणा द्वारा अलेगनीज, फ्लोरिडा, मिसिसिपी और क्वेबेक के बीच का समूचा क्षेत्र रेड इंडियनों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। इससे उपनिवेशियों का पश्चिम की ओर प्रसार रुक गया और वे अपनी सरकार को अपना शत्रु समझने लगे। 8वां नई आर्थिक नीति। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों को बचाने के लिए बहुत धन खर्च किया था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लग गई थी। अंग्रेज राजनीतिज्ञों का मानना था कि चूंकि यह धन उपनिवेशों की रक्षा के लिए व्यय किया गया था, अतः उपनिवेशों को इंग्लैंड के आर्थिक संकट को दूर करने में हिस्सा बटाना चाहिए। परंतु उपनिवेशियों ने इस साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ा गया युद्ध मानकर सहयोग देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उपनिवेशों ने भविष्य में भी बस्तियों की रक्षा के लिए खर्च होने वाले धन में भी अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया। शुगर एक्ट। युद्ध के अंतिम दिनों में इंग्लैंड की राजनीति में परिवर्तन आ गया था। जॉर्ज तृतीय के राजा बनने के 1 वर्ष के भीतर ही पिट को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा और ग्रेनविल नया प्रधानमंत्री बना। ग्रेनविल और उसके साथी मंत्री टाउनशेंड ने यह तय किया कि उपनिवेशों में अधिक जागरूक शासन की व्यवस्था करनी चाहिए और उपनिवेशों से शासन व्यय के साथ साथ संरक्षण व्यय भी वसूल किया जाना चाहिए। इसके लिए 2 उपाय सोचे। नंबर 1 है नावी को व्यापारिक नियमों का कड़ाई से पालन करवाना और दूसरा है अमेरिकी व्यापार और उद्यम से संबंधित नए कानून बनाना। नई व्यवस्था आरंभ करने में पहला कदम 1764 ईस्वी में शुगर एक्ट था, जिसका ध्येय व्यापार को नियंत्रित किए बिना आय बढ़ाना था। ये पुराने मोलेसेज एक्ट का ही संशोधित रूप था। संशोधित शुगर एक्ट के अनुसार विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया। सभी स्थानों से आए शीरे पर साधारण कर लगा दिया और शराब, रेशम, कॉफ़ी तथा अनेक विलास सामग्रियों पर भी कर लगा दिया गया।
इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे अधिक दृढ़ता से काम करें। अमेरिकी युद्ध में स्थित स्थित ब्रिटिश युद्धपोतों को कहा गया कि वे तस्कर व्यापारियों को पकड़ ले और शाही अधिकारियों को रिट्स ऑफ असिस्टेंस, विस्तृत अधिकारियों के वारंट द्वारा संदिग्ध स्थानों की तलाशी लेने का अधिकार दे दिया गया। उपनिवेशवासियों के लिए इस नियम की व्यापकता तथा इसके पालन के लिए उठाए गए कदम दोनों ही संतोषजनक थे, क्योंकि इससे उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंच रहा था। एक पीढ़ी से भी अधिक समय न्यू इंग्लैंड वाले अपने रम की भट्टियों के लिए अधिकांश सीरा फ्रांसीसी और डच पश्चिमी द्वीप समूह से बिना किसी आयात करके मंगाते थे। अब वे न तो सस्ते दामों पर शक्कर ही मोल ले सकते थे और न रम बनाने के लिए सीरा ही ला सकते थे। इसके विपरीत यह नियम अंग्रेज शक्कर उत्पादकों के लिए लाभदायक था, अतः उनका उत्तेजित होना स्वाभाविक था। इसके अलावा 1764 ईस्वी के राजस्व अधिनियम यानी रेवेन्यू एक्ट में यह कहा गया कि राज्य की आय को बढ़ाने के लिए कर लगाए गए। कर लगाने का यह नया अधिकार शीघ्र ही विवाद का विषय बन गया। इस विवाद में अंततः अमेरिकी उपनिवेशों को इंग्लैंड से अलग कर दिया गया। व्यापारियों, विधानसभाओं और नगर सभाओं ने एक स्वर से इसका विरोध किया और सैमुअल एडम्स जैसे लोगों को इसमें बिना प्रतिनिधित्व के कर लगाने का पहला आभास मिला। अब नेक्स्ट है करेंसी एक्ट। उसी वर्ष इंग्लैंड की संसद ने एक मुद्रा कानून करेंसी एक्ट पास किया। इसके अनुसार राजा के किसी भी उपनिवेश में भविष्य में जारी की गई कोई हुंडी वैध नहीं मानी जानी थी। हुआ यह कि बहुत से उपनिवेशी नगद रुपये के स्थान पर कागज के नोट छापकर अपने ऋण का भुगतान करते थे। इससे इंग्लैंड की आर्थिक हितों को हानि पहुंचती थी। नए कानून के उपनिवेशियों का आर्थिक बोझ बढ़ा दिया गया, क्योंकि उनके पास नगद रुपयों की कमी थी। 1765 ईस्वी में बिलेटिंग एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार उपनिवेशियों को राजकीय सैनिकों का निवास स्थान तथा आवश्यक सामग्री देने को कहा गया। उपनिवेशियों के लिए यह कानून भी अपमानजनक और आपत्तिजनक था। नेक्स्ट है स्टाम्प एक्ट। 1765 ईस्वी में ग्रेनविल ने सुप्रसिद्ध स्टाम्प एक्ट पास करवा दिया। इस कानून के द्वारा समाचार पत्रों, कड़ी आलोचनाओं वाली पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, लाइसेंसों, पट्टों तथा कानूनी दस्तावेजों पर रसीदी टिकट स्टाम्प लगाना आवश्यक हो गया। इस कानून ने उपनिवेशियों में पहले से चले आ रहे असंतोष को संगठित रूप दे दिया। यद्यपि इस कानून द्वारा लादा गया बोझ बहुत हल्का था और इससे प्राप्त होने वाली आय का उपयोग उपनिवेशों के लिए ही किया जाना था। फिर भी उपनिवेशों में तत्काल इस एक्ट का विरोध शुरू हो गया। वर्जीनिया का पैट्रिक हेनरी वर्गीज सभा में ही आपे से बाहर हो गया और उसने घोषणा की कि वर्जीनिया के लोगों पर कर लगाने का अधिकार वर्जीनिया के प्रतिनिधि सभा के सिवाय किसी को नहीं है। मैसाचुसेट्स में भी स्टाम्प एक्ट का जोरदार विरोध हुआ और वहाँ जेम्स ओटिस और सैमुअल एडम्स जैसे बौद्धिक वक्ताओं ने भाषणों ने जलते पर तेल का काम किया। यानी कि वर्जीनिया का तो था पैट्रिक हेनरी और मैसाचुसेट्स का कौन है? जेम्स ओटिस और सैमुअल एडम्स। एडम्स ने घोषणा की कि नियमानुकूल प्रतिनिधि लिए बिना कर लगा देना लोगों को गुलाम बनाने का ढंग है। न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में दंगा हो गया। स्टाम्प बेचने वाले अपने पद छोड़ गए। अधिक गड़बड़ और मारपीट को बढ़ावा देने के लिए आज़ादी के सपूतों के स्वतंत्रता प्रिय दल संगठित किए गए। आज़ादी के सपूतों किए जाने लगे। एक सभा में 9 उपनिवेशों के नेताओं ने स्पष्ट कहा
कि उपनिवेशियों पर उनकी प्रतिनिधि सभाएं ही कर लगा सकती है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा बुलंद हो गया। उपनिवेशियों के व्यापारियों ने संगठित होकर आयात बहिष्कार संघ बनाया और इंग्लैंड से माल ने मांगने का निश्चय किया। अमेरिका उपनिवेशों में स्टाम्प एक्ट का जो घोर विरोध हुआ, उससे इंग्लैंड में खलबली मच गई। 1765 ईस्वी की गर्मियों में मातृ देश से व्यापार गिरने लगा। ब्रिस्टल, लंदन और लिवरपूल के अंग्रेज व्यापारियों का बुरा हाल हो गया। कारखानों में कारीगर बेकार होने लगे। विवश होकर इंग्लैंड की सरकार को 1766 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट का निरस्तीकरण तथा शुगर एक्ट में संशोधन करना पड़ा। इस प्रकार पुनः शांति स्थापित हुई। स्टाम्प एक्ट से उत्पन्न समस्या प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर ही केंद्रित थी। उपनिवेशियों का मत था कि जब तक वे स्वयं इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य नहीं चुनते, तब तक वे ये कैसे मान ले कि इंग्लैंड की संसद में उनका प्रतिनिधित्व है। परंतु इंग्लिश सिद्धांत स्थान की अपेक्षा वर्गों और स्वार्थों के प्रतिनिधियों पर आधारित था। अंग्रेजों की मान्यता थी कि इंग्लैंड की संसद को उपनिवेशों का प्रतिनिधित्व करने और उन पर शासन करने का उतना ही अधिकार है जितना स्वदेश पर। इंग्लैंड और अमेरिका की तात्कालिक विचारधाराओं में यह बुनियादी मतभेद था, जिसको अंत में युद्ध भूमि में जाकर ही सुलझाना पड़ा। नेक्स्ट है नए कानून। 1767 ईस्वी में इंग्लैंड के वित्त मंत्री चार्ल्स टाउनशेंड ने जल्दबाजी में कुछ नए कानून पास करवाए, जो कि उपनिवेशियों को उतने ही अप्रिय और असहनीय थे जितने कि पहले वाले नियम। एक नियम के अनुसार शीशे, कांच, रंग, चाय और अन्य कई वस्तुओं पर जिनका आयात उपनिवेशों में होता था चुंगी लगाई गई। इससे होने वाली आय का उपयोग उपनिवेशों में ब्रिटिश सरकार की ओर से नियुक्त गवर्नरों तथा राजकीय कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए किया जाना था। इसका अर्थ था गवर्नरों पर से औपनिवेशिक विधानसभाओं का नियंत्रण कम करना। इससे उपनिवेशियों को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश संसद उपनिवेशों के मामलों में और अधिक नियंत्रण रखने की सोच रही है। दूसरे नियम के द्वारा यह तय किया गया कि उपनिवेशों में उत्पादित समस्त वस्तुओं पर चुंगी की वसूली सम्राट द्वारा नियुक्त कमिश्नर ही करेंगे। इन कमिश्नरों का वेतन इंग्लैंड के राजकोष से चुकाने की व्यवस्था की गई, अर्थात इन्हें ही उपनिवेशों के नियंत्रण से मुक्त रखा गया। तीसरे कानून के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अमेरिका को भेजी जाने वाली चाय पर जो चुंगी लगती थी उसे समाप्त कर दिया गया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अमेरिकी तस्कर व्यापारियों की अपेक्षा सस्ती दरों पर चाय बेचना संभव हो गया। एक अन्य कानून के उपनिवेशों के उच्च न्यायालयों को विस्तृत अधिकारों के वारंट रिट्स ऑफ असिस्टेंस जारी करने का अधिकार दिया। इस प्रकार जिन सामान्य तलाशी वारंटों से उपनिवेशी गणना करते थे उन्हें वैधता प्राप्त हो गई। नए कानूनों के परिणाम स्वरूप अमेरिका में फिर से विरोध उठ खड़ा हुआ। अमेरिका के धारा शास्त्रियों ने इन कानूनों को नियम के विरुद्ध बतलाया। व्यापारियों ने फिर आयात बहिष्कार समझौते आरंभ किए। सभी उपनिवेशों में इंग्लैंड में बने सामान का बहिष्कार किया जाने लगा। इस बहिष्कार से अंग्रेज व्यापारी घबरा उठे और इंग्लैंड में भी ये शोर मचाने लगे कि ऐसे कानून जो झगड़े के स्रोत हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। मैसाचुसेट्स में जब सीमा शुल्क अधिकारियों ने कर वसूलना शुरू किया तो जनता उस पर पील पड़ी और उन्हें पीटा। इस कारण सीमा शुल्क आयातों के रक्षार्थ वहां 2 सैनिक टुकड़ियां भी भेजी गई। नेक्स्ट है बोस्टन हत्याकांड, वेरी इंपॉर्टेंट है। बोस्टन में
ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति ने उपद्रवकारियों को और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। जून 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक और कठोर कदम उठाया। उसने न्यूयॉर्क की विधानसभा को इसलिए निलंबित कर दिया कि अंग्रेज सैनिकों के आवास की संतोषजनक व्यवस्था नहीं कर पाई थी। यह कदम उपनिवेशियों की स्वाधीनता के मूल तत्वों पर कुठाराघात था। दोनों पक्षों के मध्य असंतोष बढ़ता गया और अंत में 5 मार्च 1770 ईस्वी के दिन बोस्टन नगर में 7 अंग्रेज सैनिकों और नगरवासियों के बीच झगड़ा हो गया। पहले तो इस झगड़े में बर्फ और मुक्कों से काम लिया गया, परंतु अंत में घबराए हुए ब्रिटिश सिपाहियों ने गोली चला दी। इसमें 3 नागरिक मारे गए। उपनिवेशियों के उपद्रवकारियों को इंग्लैंड के विरुद्ध भड़काने वाले आंदोलन में इससे बहुमूल्य सहयोग मिला। एक अमेरिकी इतिहासकार ने लिखा है कि इस घटना को बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा देकर इसे नाटकीय ढंग से ब्रिटिश हृदयहीनता और नरसंसता के प्रमाण पत्र के रूप में चित्रित किया गया, जिसका बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा। अमेरिका और अंग्रेज व्यापारियों के विरोध के सामने ब्रिटिश संसद ने झुकना ही अच्छा समझा और इस अधिनियम को संशोधित कर दिया। संशोधन के अनुसार चाय के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर से टाउनशेंड शुल्कों को हटा दिया गया। चाय कर भी जॉर्ज तृतीय के विशेष जोर देने पर रखा गया। उनका मानना था कि अधिकार की रक्षा के लिए एक कर तो रहना ही चाहिए। जो भी हो, इससे स्थिति काफ़ी शांत हो गई। देशभक्तों का आंदोलन, बोस्टन टी पार्टी। टाउनशेंड शुल्कों को हटा दिए जाने के बाद उपनिवेशियों में आंतरिक मतभेद पैदा हो गया। अभी भी अमेरिका में इंग्लैंड के प्रति काफ़ी सद्भावना थी, विशेषकर धनिक वर्गों में। वे स्वतंत्रता के समर्थकों की ओर से कराए गए दंगों तथा बहिष्कार के विरुद्ध थे, क्योंकि गड़बड़ से व्यापार को हानि पहुंचती थी। साधारण अमेरिकी को भी इंग्लैंड से पूर्ण स्वाधीन हो जाने की अधिक इच्छा नहीं थी। वे तो केवल ये चाहता था कि अपने खेत या दुकान पर आज़ादी से काम करे और शांति से अपना जीवन निर्वाह करे। परंतु देशभक्तों तथा अतिवादियों का एक छोटा सा वर्ग विवाद को जीवित रखने के पक्ष में था। उनका कहना था, जब तक चाय कर रहेगा उपनिवेशियों पर इंग्लैंड की संसद के अधिकार का सिद्धांत बना रहेगा और इसकी आड़ में भविष्य में कभी भी इस सिद्धांत का पूर्ण प्रयोग किया जा सकेगा। अतः उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्धांत डटकर विरोध किया जाना चाहिए। संयोग से उग्रवादियों को सैमुअल एडम्स जैसा आदर्श नेता मिल गया। उसमें साहस और कुशल बुद्धि भी थी। उसकी वाक्य शैली सुस्पष्ट और निष्कपट थी। उसको एक सबल राजनीतिक दल का समर्थन भी प्राप्त था। उसका मुख्य ध्येय अमेरिकी लोगों को अपने महत्व का आभास कराना और उन्हें आंदोलन के लिए जागृत करना था। इसके लिए उसने लेखों तथा भाषणों का सहारा लिया और पत्र व्यवहार समितियों की स्थापना की। ऐसे ही समय में इंग्लैंड की सरकार की एक भारी भूल ने असंतोष की ज्वाला को पुनः प्रज्वलित कर दिया। इंग्लैंड की शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक दशा इस समय संकटापन्न हो गई। कंपनी को इंग्लैंड की आवश्यकता अनुसार चाय की पूर्ति का एकाधिकार था, परंतु इस समय इंग्लैंड के गोदामों में चाय भरी थी, उसका कोई ग्राहक ही नहीं था। यदि कंपनी का अमेरिका में चाय निर्यात करने का एकाधिकार मिल जाए तो कंपनी दिवालिया होने से बच सकती थी। वैसे भी अमेरिका में 1770 ईस्वी के बाद से ही चाय का अवैधानिक व्यापार बहुत बढ़ गया था। अतः कंपनी की प्रार्थना पर 1773 ईस्वी में संसद ने चाय अधिनियम पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का एकाधिकार दे दिया। कंपनी ने अपनी चाय प्रचलित दर से कम मूल्य पर अपने ही प्रतिनिधियों द्वारा बेचने का निश्चय किया। उसका उद्देश्य चाय के तस्कर व्यापार को लाभहीन बनाना था। आशा ये थी कि उपनिवेशी सस्ती चाय बड़ी मात्रा में खरीदेंगे, परंतु उपनिवेशियों को एकाधिकार से चिढ़ थी और अमेरिकी व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंच रही थी। अतः जब कंपनी के जहाज चाय लेकर अमेरिका पहुंचे तो उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। विवश होकर अधिकांश जहाज़ों को वापस इंग्लैंड भेजना पड़ा, परंतु बोस्टन बंदरगाह में कुछ जहाज़ रुक गए।
बोस्टन के गवर्नर के पुत्र तथा भतीजे यहाँ कंपनी के प्रतिनिधि थे और वे गवर्नर की सहायता से माल को उतारकर गोदामों में ले जाने की योजना बना रहे थे। इस पर 26 दिसंबर 1773 ईस्वी की रात को 50-60 व्यक्तियों ने आदिवासियों का भेष धारण करके जहाज़ों पर धावा कर दिया और चाय को समुद्र में फेंक दिया। ये घटना इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से विख्यात हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसद के एक कानून का पालन करते हुए काम किया था। उपनिवेशियों ने संसद की अवहेलना करके उसके अधिकार को चुनौती दी। जॉर्ज तृतीय जैसा शासक इस प्रकार की कार्रवाई को कभी सहन नहीं कर सकता था और न ही संसद इसे सहन कर सकती थी। अतः संसद ने 5 निष्ठुर नियम पास किए जिनका उद्देश्य अमेरिका में उग्रवाद का दमन करना था। पहले नियम के द्वारा बोस्टन बंदरगाह को उस समय तक के लिए बंद कर दिया गया जब तक चाय का हर्जाना न दे दिया जाए। इससे बोस्टन नगर का जनजीवन ही संकट में हो गया, क्योंकि इसका सीधा अर्थ था बोस्टन का आर्थिक विनाश। दूसरे नियम के अंतर्गत मैसाचुसेट्स के सभासदों, जिन्हें पहले उपनिवेशी निर्वाचित करते थे, को नियुक्त करने का अधिकार राजा को दिया गया। गवर्नर को न्यायाधीश नामांकित करने का अधिकार दिया गया और गवर्नर की अनुमति के बिना नगर सभाओं की बैठक पर रोक लगा दी गई। तीसरे नियम के अंतर्गत हत्या संबंधी सभी मुकदमे इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों में न्याय हेतु भिजवाने का प्रावधान था। चौथे नियम के द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के ठहरने के लिए समुचित आवास की व्यवस्था का भार स्थानीय अधिकारियों के ऊपर डाल दिया गया। पांचवें नियम के द्वारा कनाडा में रहने वाले कैथोलिकों को सहिष्णुता प्रदान की गई और क्यूबेक की सीमा ओयो नदी तक बढ़ा दी गई। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। इन नवीन कानूनों से सारे अमेरिका में सनसनी पैदा हो गई। लोगों ने इन्हें दमनकारी इन कानूनों का उद्देश्य मैसाचुसेट्स को दबाना था, परंतु अन्य सभी उपनिवेश उसकी सहायता के लिए इकट्ठे हो गए। उन्होंने सहानुभूति प्रकट की और आवश्यक खाद्य पदार्थ भेजे जिनकी उपनिवेश में बड़ी आवश्यकता थी। वर्जीनिया के नागरिकों ने सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव रखा। परिणाम स्वरूप 5 सितंबर 1774 को महाद्वीप की इस प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो गया। जिसमें जॉर्जिया के अतिरिक्त अन्य सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यानी कि 13 उपनिवेशों में से जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया। प्रतिनिधियों में मैसाचुसेट्स के जॉन एडम्स और सैमुअल एडम्स, वर्जीनिया के जॉर्ज वॉशिंगटन और पैट्रिक हेनरी और दक्षिणी कैरोलिना के जॉन रूटलेज और क्रिस्टोफर गैडस्टेन प्रमुख थे। कांग्रेस को बुलाने का मुख्य उद्देश्य था उपनिवेशों की वर्तमान स्थिति पर विचार करना, उनके न्यायोचित अधिकारों और स्वतंत्रताओं की पुनः प्राप्ति और स्थापना के लिए उचित और ठीक विधियों पर विचार करना और ग्रेट ब्रिटेन तथा उपनिवेशों के साथ फिर से एकता और अच्छे संबंध बनाना। अधिवेशन के निर्णय अनुसार एक घोषणा पत्र तैयार करके इंग्लैंड भेजा गया। ये एक प्रकार से अधिकारों और शिकायतों की घोषणा थी। कांग्रेस का महत्वपूर्ण कार्य एक संघ का संगठन था जिसने व्यापार बहिष्कार को पुनर्जीवित किया। गांव-गांव में सुरक्षा समितियां स्थापित करने तथा ब्रिटिश माल का उपयोग करने वालों की सूचना कांग्रेस को भिजवाने का भी निश्चय किया गया। अंत में यदि गड़बड़ समाप्त न होती तो मई 1775 ईस्वी में एक और सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मैसाचुसेट्स में तनाव जोरों पर था और वहाँ के स्वयंसेवकों ने कनकॉर्ड में गोला बारूद का संग्रह किया। 19 अप्रैल 1775 को जनरल गेज ने इस युद्ध सामग्री के संग्रह करने पर जॉन हैनकॉक और सैमुअल एडम्स को गिरफ्तार करने की आज्ञा दे दी। स्वयंसेवकों की एक छोटी सी टुकड़ी ने लेक्सिंगटन गांव के पास ब्रिटिश सेना का मार्ग रोकने का विफल प्रयास किया।
इस प्रयास में 8 स्वयंसेवक मारे गए। इसकी सूचना तत्काल सभी उपनिवेशों में फैल गई। कनकाड से वापस लौटती अंग्रेज सेना को हजारों स्वयंसेवकों से टक्कर लेनी पड़ी और उसके बहुत से सैनिक मारे गए। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। लेक्सिंगटन और कनकाड की घटनाओं ने स्वतंत्रता संघर्ष का बिगुल बजा दिया और ऐसी ही अनिश्चितता में 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई। बोस्टन में एक धनी व्यापारी जॉन हैनकॉक ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। जॉन हैनकॉक बोस्टन के धनी व्यापारी। टॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान नेता भी उपस्थित थे। काफ़ी वाद विवाद के बाद ये घोषणा पत्र तैयार किया गया कि हमारा उद्देश्य न्याय संगत है और हमारी एकता संपूर्ण है। हमारे आंतरिक साधन बहुत है और यदि आवश्यकता पड़ी तो विदेशी सहायता निस्संदेह लभ्य है। जो शस्त्र हमारे शत्रुओं से हमें उठाने के लिए विवश किए हैं उन्हें हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयुक्त करेंगे। हम दास होने की अपेक्षा स्वतंत्र होकर मरने का एक मत से संकल्प कर चुके हैं। इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने सेना खड़ी करने की योजनाओं पर अमल शुरू कर दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रधान सेनापति बनाया गया। दूसरी तरफ जॉर्ज तृतीय तथा ब्रिटिश संसद ने औपनिवेशिकों की ओर से की गई प्रार्थनाओं का कोई ध्यान नहीं दिया। 23 अगस्त 1775 ईस्वी को जॉर्ज तृतीय ने घोषणा जारी करके अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया और इस प्रकार संघर्ष का सूत्रपात हो गया। इस प्रकार हमने इस अध्याय में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों को पढ़ा, अमेरिका में उपनिवेशों को बसने के कारण पढ़ा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।